विवेक ओबरॉय का करियर डाउनफॉल होने के बाद भी उसकी नेटवर्थ 1200 करोड़ रुपीस है, एंड वो 1200 करोड़ रुपीस सिर्फ उसकी नेटवर्थ है। अगर उसकी कंपनी की इवैल्यूएशन निकालने जाए कि भाई उसकी ओवरऑल वैल्यू क्या है, भाई वो और भी ज्यादा है। तो भाई कैसे एक डाउनफॉल वाला एक्टर जिसकी ऑलमोस्ट मार्केट में रेपुटेशन ना के बराबर हो चुकी थी, उसके इतने ज्यादा लफड़े हो चुके थे, एंड बड़े बड़े डायरेक्टर्स, बड़े बड़े लोग उसको एक्टिंग में कास्ट करने से डर रहे थे, वहीं पर उस बंदे ने अपनी इतनी ज्यादा रेपुटेशन बना ली, इतने ज्यादा पैसे कमा लिए कि भाई अच्छे अच्छे लोग अब उसके नीचे हैं। कैसे कैसे देखते हैं आज के इस वीडियो में। देखो तुम लोगों को मोटा मोटा किससे पता होगा ऑलरेडी कि भाई सलमान खान और ऐश्वर्या राय के चीजें चली थी बैकेंड में, एंड सलमान खान उस टाइम पे कैसा हो रहा था तुम लोगों को पता है भाई। एक बंदी अपने पास रहती थी एंड दूसरी की तलाश में निकल पड़ते थे, एंड उसी टाइम ऐश्वर्या राय सलमान खान के साथ रिलेशनशिप में थी, एंड साथ ही साथ गड़बड़ तब चालू हुई कि भाई जब विवेक ओबरॉय भी उसके अंदर पड़ चुके थे एंड ऐश्वर्या राय के साथ रिलेशनशिप के अंदर थे। कभी भी ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया, विवेक ओबरॉय ने तो करा ये सब कि भाई उनकी रिलेशनशिप है ऐश्वर्या राय के साथ। Are you seeing Aishwarya Rai? Yes. Wonderful. Why does she never admit to it? I don't think you asked her that on the show. Of course I have. Like she doesn't try to, commit about her personal life. I can understand that. I just wanted to hear it from you. Yeah, I mean, I am really eternally grateful to God to have such a wonderful woman. बट ऐश्वर्या ने कभी भी ये पब्लिकली रिवील नहीं करा कि भाई ये सब चीज़ें है बैकेंड में। एंड ऑल्सो सलमान खान की जब नज़र पड़ी कि भाई विवेक ओबरॉय ये सब चीज़ें क्या बोल रहा है, मेरी बंदी से तो दूर रही, ये सब सलमान खान का हो रहा था उस टाइम पे। एंड तुम लोग को पता है भाई एक टाइम पे इतनी ज़्यादा बातचीत बढ़ गई, इतनी ज़्यादा बातचीत बढ़ गई कि भाई सलमान खान रात में फ़ोन कर रहा है विवेक ओबरॉय को, एंड फ़ोन कर रहा है ऑलमोस्ट 40 बार, 40 मिस कॉल कि भाई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है, अपने बाप के बारे में बुरा बोल रहा है, मेरे बाप के बारे में भी बुरा बोल रहा है, एंड ऐश्वर्या राय से दूर रहने के लिए बोल रहा है। मैं इस लैंग्वेज का इस्तेमाल इसलिए करूँ क्योंकि भाई रिकॉर्डिंग के अंदर भी यही लैंग्वेज थी। और विवेक ओबरॉय के करियर के बाद लेके चले जब उन्होंने अपना करियर का डेब्यू करा कंपनी मूवी से, सो भाई वो बहुत ज़्यादा अच्छी चली, उनकी साथिया मूवी बहुत अच्छा चली, उनकी एकदम आते ही ना पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लोग उनको SRK से कंपैरिजन करने लगे कि भाई एक न्यू एक्टर है एंड SRK को भी पीछे छोड़ देगा, इतनी ज़्यादा एक्टिंग रेंज उनकी बढ़िया थी। बट अगर शुरू से बात लेके चले ना तो उनकी एक्टिंग रेंज इतनी ज़्यादा डिफाइन इसलिए ही थी क्योंकि वो स्ट्रगलिंग एक्टर थे। लेकिन बात लेके चले भाई वो एक नेपो किड थे, उनके पापा का नाम सुरेश ओबरॉय था, एंड उनकी मदद से उनको काम आसानी से मिल सकता था, लेकिन उन्होंने अपने पापा की मदद नहीं ली, एंड अपने बलबूते स्ट्रगलिंग फेज पे ऑलमोस्ट 150-250 ऑडिशन देने के बाद उनको कंपनी मूवी मिली, तब जाकर उन्होंने उसमें बेटर रोल दिए। एंड वो भी ऐसे ही उनको मूवी नहीं मिल गई, कंपनी मूवी में तुम लोगों ने देखा होगा उनके एकदम धुआंधार रोल है, एकदम गुंडे वाला रोल है। सो उस रोल को निभाने के लिए ऑलमोस्ट उन्होंने 3 हफ्ते का गैप मांगा बीच में कि भाई मेरे को स्लम एरियाज में जाना, मेरे को और ज्यादा स्ट्रगल करना, मेरे को देखना है कि भाई गुंडे लोग कैसे बर्ताव करते हैं, कौन सी उनकी बोली रहती है। एंड उसके बाद जाके जब वो दोबारा गए प्रोड्यूसर के पास, भाई खुश हो गया, वो खुश हो गया कि भाई इस लेवल का पैशन देख के एंड उनकी एक्टिंग रेंज देख के सबने उनको प्रेज दिया। एंड ऐसे एक नेपो किड जो बिना नेपो किड होने का सहारा लेके इस फेज में आता है, एंड भाई आते ही छा गया। एंड ये बहुत ही कम लोग आज के टाइम पे करते हैं, आज के लोग तो भाई नेपो किड होने का ही फायदा उठाते हैं। एंड तुम लोग को पता है उनको मूवीज मिलना कितने ज्यादा आसान हो जाती है। छोड़ो अब मेन बात पे रहते हैं इसी वाली कि भाई आगे क्या हुआ उसके बाद। एंड उसके बाद उनका स्ट्रगलिंग फेज हुआ खत्म, उनको मूवीज में मूवीज मिलती गई, एंड उन्होंने बहुत सारी मूवीज में काम किया। उसके बाद बहुत सारी तो नहीं लेकिन काम किया। लेकिन फिर आता है एक ऐसा दिन जिस दिन भाई उनकी तख्ता पलट हो जाती है। कहा जाए तो 1 अप्रैल 2003 को वो एक प्रेस इंटरव्यू में जाते हैं, एंड वहाँ पर कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग करके बोलते हैं कि भाई सलमान भाई ने उन्हें ये सब भी बोला है, एंड ऐश्वर्या राय से दूर होने के लिए बोला है, एंड सोमी अली के बारे में उन्होंने बोला। स्टार्टेड टॉकिंग, उन्होंने ऐश्वर्या का नाम लिया, उन्होंने दिया मिर्जा का नाम लिया, रानी मुखर्जी का नाम लिया, उन्होंने सोमी अली तक का नाम लिया। मतलब आई एम शॉक्ड, आई एम सरप्राइज्ड। आई मीन मेरा नाम अगर जुड़ा गया है किसी के साथ जिसके साथ मैंने को स्टार्स के साथ काम किया, उन्होंने मेरा नाम जोड़ दिया, लेकिन सोमी अली मेरा लेना देना ना वास्ता पता नहीं। सोमी अली से मेरी कितनी बार 4 बार मुलाकात हुई होगी, वो भी 7-8 साल पहले। डिफरेंट टाइप ऑफ गर्लफ्रेंड के जो सलमान खान की रह चुकी है, क्या कि तेरा इसके साथ चक्कर है, तेरा उसके साथ चक्कर है। एंड विवेक ओबरॉय ने एज ए जेंटलमैन की तरह अपनी सारी चीज़ें बयां कर दी, एंड उस बात का उनको रिग्रेट था कि भाई ऐसी चीज़ें बयां नहीं करनी थी, एंड रिलेशन ख़राब नहीं करने थे, सारी चीज़ें जाके टू द पॉइंट सलमान खान से ही बात करनी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तभी मुझे पता चल गया था कि मैं गलत कर रहा हूँ। ये नहीं करना चाहिए, जो करना है मर्दों की तरह सामने जाओ, बैठो, बात करो, क्या प्रॉब्लम है, मारना है चलो मारो, मैं भी मार सकता हूँ, मेरे पास भी 2 हाथ हैं, खत्म। बट अब जो हो गया, एंड जिसके लिए उन्होंने लड़ाई करी थी ऐश्वर्या राय, भाई वो भी छोड़ के चली गई। उन्हें कहा कि तुम्हारा बिहेवियर इमैच्योर है। उन्होंने कभी आपको थैंक यू बोला या अप्रिशिएट हुआ ये जेस्चर? नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्या मतलब? बाद में उल्टा ये हो गया था कि भाई तुम बड़े इमैच्योर हो। जिसके लिए सब कुछ करा भाई, जिसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसके लिए अपने सहानुभूति ली, सब चीज़ें करी,
कुछ काम नहीं करा। एंड एट द तुम लोगों को पता है भाई सलमान खान के उस टाइम पे कितने ज़्यादा कनेक्शन थे उस टाइम पे कि भाई अंडरवर्ल्ड भी उनको धमकियाँ दे रहा है, अंडरवर्ल्ड से उनको धमकियाँ आ रही। एंड उसके बाद उनको काम मिलना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन सा हो गया, लेकिन काम मिला, ऐसी बात नहीं काम नहीं मिला, लेकिन उस लेवल का नहीं मिला जिस लेवल को डिजर्व करते थे। एंड उनकी मूवी चलने की बात रही तो भाई वो भी नहीं चलने की, क्योंकि जब उस लेवल का डायरेक्टर प्रोड्यूसर तुम लोगों से मिलेंगे ही नहीं तो आगे काम पे कैसे बनेगा, आगे तुम्हें अच्छी मूवीज़ कैसे मिलेंगी, नहीं मिलेंगी ना। एंड इसलिए बाकी सब लोग भी उन्हें कतराने लगे। गुरु मूवी का एग्जांपल ले जाए तो उनको पहला रोल ऑफर हुआ था इस काम के लिए। एंड और भी जो पॉपुलर मूवीज उस टाइम पे रिलीज हुई थी उनकी फर्स्ट चॉइस ये थी कि भाई वो विवेक ओबरॉय को कास्ट करें, बट ऐसा नहीं हुआ। तुम लोगों को पता है भाई बैकएंड में कनेक्शन होने का कितने ज़्यादा फायदे होते हैं। एंड आज के टाइम पे भी चलते हुए आ रहा है। आज के टाइम पे हालांकि वो सब चीज़ें कम हो गई है, इंटरनेट की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ गई, बट उस टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं थी। उस टाइम पे भाई एक बार जो बोल दिया बड़े लोगों ने वो हो के रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। एंड यही बात सलमान खान के साथ भी साबित हुई। अब तो देख के लगता है कि भाई सलमान खान से डरना इज़ इंपॉर्टेंट उस टाइम। एंड उस टाइम पे तो तुम लोग को पता है भाई सलमान खान कितना ज़्यादा एरोगेंट वगैरह चीज़ें थी। मैं बस स्क्रिप्ट देख के बोल रहा हूँ कि भाई क्या चीज़ें वो बर्ताव करते थे, क्या चीज़ें वो करते थे। एंड इस ओवरऑल स्क्रिप्ट को देखने के बाद तो ये लग रहा है कि भाई सलमान खान की बहुत ज़्यादा गलतियाँ थी। ऐसा लग रहा है कि भाई विवेक ओबरॉय की तरफ से कोई गलतियाँ नहीं थी। एंड सही है भाई, वो अपनी जगह सही था बंदा, क्योंकि उसने ये सब चीज़ें करी थी। लेकिन 1200 करोड़ रुपए की इनकम कैसे जनरेट हुई, ये बात समझ में नहीं आई कि भाई जब तेरे को फिल्में मिल ही नहीं रही, जब तेरे को काम मिल ही नहीं रहा है, तो तूने इतनी ज़्यादा नेटवर्थ कैसे करेक्ट कर रही। एंड इसका एक आंसर है, दैट इज़ बिजनेस। एंड बिजनेस भी ऐसे वैसे स्टार्ट नहीं हुआ। लाइक एक टाइम पर जब उनके पास कोई भी मूवी सेलेक्ट करके नहीं आ रही थी, कोई भी मूवीज़ के अंदर वो कास्ट नहीं हो रहे थे, तब उनकी मम्मी के पास जाकर वो बहुत ज़्यादा रोए। उनकी मम्मी ने उस टाइम पर उनको बोला कि चल मेरे साथ, मैं तेरे को कहीं लेके चलती हूँ। एंड उस टाइम में उनकी मम्मी ऐसी थी कि भाई बहुत ही दिलदार थी। लाइक कैंसर पीड़ित लोगों से मिलने जाती थी, उनकी हेल्प करती थी, बहुत सारी चीज़ें करती थी। एंड वो शुरू से करते आती थी। विवेक ओबरॉय को नहीं पता था। एंड विवेक ओबरॉय जब गए उस हॉस्पिटल में, भाई विवेक ओबरॉय थे भाई, उनके वो था ना पर्सोना, उनके जो पर्सनैलिटी थी, उनका जो हीरोइनिश जो टाइप की चीज़ें थी वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। भाई जब वो मिलने गए उनको देख के कैंसर पीड़ित लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए। भाई कौन आया उनसे मिलने, सर रखा माँ की गोद में, जैसे आप बैठी वैसे माँ बैठी थी जमीन पे बैठ के, सर रखा गोद में और रोया, बच्चे की तरह रोया। तो बोला अभी कल क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा कुछ नहीं कर रहा, शूटिंग वूटिंग तो कुछ थी नहीं, काम बंद था। मैंने कहा कम विद मी। पता ही नहीं कहाँ क्या ले गई माँ, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, पीडियाट्रिक कैंसर विंग, छोटे छोटे बच्चे जिनको कैंसर। एंड जब उन्होंने वो स्माइल देखी ना, तब उन्होंने ठान लिया कि भाई इनके लिए मुझे कुछ करना है। एंड उसके बाद उन्होंने बिजनेसेस क्रिएट करना चालू किए, फाउंडेशंस बनाई। एंड उनका जो काम था ना वो बोलने लगा। लाइक एज अ एग्जांपल एक बात चले ना, पास्ट में बहुत पहले की, जब वो छोटे थे तो उनको उनके पापा ने बिजनेस करना सिखाया था। भाई एक परफ्यूम की बोतल दे दी, परफ्यूम की एक बोतल नहीं बहुत सारी बोतलें दे दी। एंड उसकी अकाउंटेबिलिटी करना सिखाया कि भाई इतने की 100 रुपये की बोतल है, मान के लेके चलते हैं। एंड 100 रुपये से जितना भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जितने ज़्यादा में तू बेच सकता है इसको बेच दे, एंड उतने पैसे तेरे। बाकी तेरे को इस बात का हिसाब रखना है कि उसकी MRP क्या है, उसकी ये चीज़ें क्या है, उसकी वो चीज़ें क्या है। एंड बाकी 100 रुपये मुझे तू दे देगा, बाकी इसके ऊपर का जितना भी तू कमाएगा वो तेरा। एंड ये सब चीज़ें उन्होंने बचपन में ही शुरू कर दी थी कि भाई बिजनेसेस कैसे क्रिएट होते हैं। एंड उन सब चीज़ों का आइडिया होते हुए उन्होंने बिजनेसेस क्रिएट करना चालू किए। एंड उनके पास में बहुत सारे बिजनेसेस रह रखे जिसको उन्होंने अच्छे दामों में बेचा है। एंड उन्होंने पास में बिजनेसेस में भी काम करा है। लाइक फर्स्ट बिजनेस की बात लेकर चले जो अभी तक उनका प्रॉफिटेबल चल रहा है, दैट वाज कर्मा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, जो 2011 में उन्होंने स्टार्ट किया जब उनका करियर का डाउनफॉल आ चुका था। एंड इसका मेन मोटिव ये था कि भाई ये एक रियल एस्टेट एजेंसी है जो तुम लोग को घर वगैरह दिलाती है एंड आलीशान घर दिलाती है। एंड इनमें और बाकी सब रियल एस्टेट एजेंट्स में फ़र्क पता है क्या है कि भाई बाकी सब तुम लोग को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। जो मार्केट में देखा गया कि भाई तुम लोग को ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं मिलती है, लेकिन इसमें एकदम लग्जरियस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट दिखाने लगे। ये लोगों को इमोशंस को जानने लगे थे कि भाई इंडिया में जो चलता है ना वो इमोशंस चलता है। लाइक जब भी ये जब भी किसी को घर दिखाने लेके जाते थे उनको AC गाड़ी में भेजते थे, AC गाड़ी में छोड़ने जाते थे। एंड ऑल्सो उनको फ्री हेलीकॉप्टर राइड देते थे, एकदम फ्री का खाना पीना सब कुछ एकदम टॉप नॉच चीज़ें करके देते थे कि भाई प्रॉब्लम ना हो सामने वाले को कोई भी। एंड वो इमोशंस इन्होंने जब ट्रिगर कराया ना तो भाई लोग इनके फैन बन गए। लाइक काइंड ऑफ भाई जब इतना सब चीज़ें सामने वाला बंदा कर रहा है तो तुम लोग उसकी कंपनी का घर खरीदना ज़्यादा प्रीफर करोगे, क्योंकि भाई जब इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है तो उसमें कमियाँ कम होंगी आगे से, जब वो तुम्हारा शुरू से ही बहुत ज़्यादा केयर कर रहा है। ऐसा समझ के लोगों ने इनके घर लेने चालू किए, चीज़ें अच्छी तरीके से चली एंड ये प्रॉफिटेबल कंपनी बनी। सेकंड बिजनेस की बात लेके चले, दैट वाज BMW डेवलपमेंट। ये लग्जरी हाउस प्रोजेक्ट है क्योंकि इनका पहले भी हाउस का प्रोजेक्ट थे एंड इनके पहले भी रियल एस्टेट वाले में थोड़ा बहुत दिमाग था। एंड उन्होंने इसी को एक्सेल करते हुए ऐसी जगह पर बिजनेस क्रिएट किया जहाँ पर ऑलरेडी बहुत ही पैसे वाले लोग हैं एंड वो पैसे को अपने दिखाना चाहते हैं कि भाई कितना ज़्यादा अमीर घर कोई बना सकता है, कितना ज़्यादा किसका आलीशान घर हो सकता है। एंड उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट लगाए एंड दुबई में खासकर प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से चले। एंड उन प्रोजेक्ट के थ्रू जब उन्होंने बेचा भाई $1 मिलियन कंपनी एंड अब उसके शेयर्स भी क्रिएट सब चीज़ें हो रही है, बैकएंड में अच्छा चल रहा है बिजनेस। थर्ड बिजनेस की बात लेके चले, दैट वाज सॉलिटारो।
सॉलिटेरियम, अगर मैं गलत नहीं तो सही से नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो, दैट वाज आर्टिफिशियल डायमंड बेचने की कंपनी। एंड इन्होंने भी इसमें सेम काइंड ऑफ इमोशन ट्रिगर करा है। ये आर्टिफिशियल डायमंड जब बनाते हैं ना, तो इन्होंने उनको डोनेट किया, गणपति बप्पा को डोनेट किया डायमंड से बनी हुई चीज़, एंड उसके बाद लोगों के सामने प्रॉपर्टी बनी। एंड इनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा इसमें इन फ्यूचर में, क्योंकि आर्टिफिशियल डायमंड आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। हालांकि ओवरऑल डायमंड की कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा कम ही रहती है कि भाई अगर उसको सेकंड टाइम बेचने जाओ, बट डायमंड इज़ अ लाइक लग्जीरियस थिंग। अगर वो तुम्हारे पास है तो भाई वो लग्जीरियस माना जाएगा, ऐसा कहा जाता है कि भाई डायमंड है तो लग्जीरियस है। सो दैट वाज आर्टिफिशियल डायमंड। एंड इनका ये वाला बिजनेस भी धीरे धीरे करके प्रोग्रेस कर रहा है। एंड उन्होंने ऐसे लोगों के साथ पार्टनरशिप करी जिनको ऑलरेडी इस फील्ड में अंदाजा है कि भाई ये 10-15 साल से इस फील्ड में लगा, तो उसको पता होगा आगे क्या चीज़ें होंगी, किस तरीके की होंगी। सो ये एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिला एंड इनको एक्सपीरियंस भी साथ से मिला, क्योंकि भाई बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। उन्होंने बचपन से ही एक्सपीरियंस ले रखा उन सब चीज़ों को। सो ये इनके सिनेरियो में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करी। एंड उनके फोर्थ बिजनेस की बात लेकर चले, दैट वाज मेगा एंटरटेनमेंट, जो इवेंट मैनेजमेंट का काम करती है। एंड इवेंट मैनेजमेंट में तुम लोगों को पता है भाई ज़्यादातर सर्विसेज का खेल रहता है। अगर सर्विस अच्छी दोगे तो आगे से बंदा तुम लोगों को ज़्यादा प्रीफर करेगा, शादी पार्टी में बुलाएगा एंड अलग अलग चीज़ों की गतिविधियाँ जो भी होगी उसके घर पे इवेंट करवाएगा वो, सो तुमसे ही करवाएगा। एंड इन्होंने भी यही करना चालू किया, जैसे मैंने तुम लोग को शुरू में एग्जांपल बताया ना, हाउस लेने जाते थे लोग, तो इसमें भी इवेंट मैनेजमेंट पे भी उन्होंने एकदम प्रीमियम सर्विस देना चालू किया और इस प्राइस रेंज में भी उन्होंने बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराना चालू किया। एंड ये बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। एंड फिफ्थ बिजनेस की बात लेकर चले, दैट वाज फैमिली एंटरटेनमेंट। सिक्स बिजनेस की बात लेकर चले, दैट वाज एजुकेशन लोन प्लेटफॉर्म। सेवंथ बिजनेस की बात लेकर चले तो भाई और कॉफी, भाई स्टारबक्स को टक्कर देने की कोशिश चल रही है। एंड हाँ, बहुत सारे अच्छे बिजनेसेस क्रिएट कर रहे हैं। एंड अभी इनके पास मल्टीपल बिजनेसेस होने के कारण इनके इनकम सोर्सेज बहुत ज़्यादा है। एंड ये 1200 करोड़ नेटवर्थ तो इनके पास है, जो इनके पास शेयर होल्डिंग है उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी इनके बिजनेसेस के पास कितने शेयर होल्डिंग है डोंट नो अबाउट इट, बट इतना है कि भाई जो अच्छे बॉलीवुड में सेलिब्रिटीज़ है ना, उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी विवेक ओबरॉय की है, क्योंकि उन्होंने सही टाइम पर सही डिसीजंस लिए। उस फील्ड में चीज़ें अच्छे से नहीं चल रही तो क्या हुआ, दूसरी फील्ड ट्राई आउट करके देखते हैं, तीसरी फील्ड ट्राई आउट करके देखते हैं। एंड उन्होंने ये चीज़ें करी एंड इनका करियर अब मैं कहूँ एकदम अपवर्ड की तरफ हो चुका है। अब डाउनफॉल आने का कोई काम ही नहीं है। एंड अब इनके मस्ती 4 भी आ रही है, अगर तुम लोगों ने ट्रेलर देखा हो तो। एंड ये कम बैक कर रहे हैं वापस से, अच्छे तरीके से कम बैक करेंगे, क्योंकि अब पैसा है जिम में तो अब किसी बात का डर नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट जो बात थी। एंड जिन्होंने इनके साथ ये सब चीज़ें करी उनका डाउनफॉल तो ऑलरेडी चल रहा है, हम लोगों ने बहुत बार बात कर रखी है उसके बारे में। सो ये है कि भाई कर्मा विल बी बैक। एंड ये चीज़ें हुई, मेरे को बोलना नहीं था, बट कर्मा विल बी बैक। भाई जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे। अगर मैं कभी किसी का बुरा करूँगा तो मेरे साथ बुरा होगा, मानो या ना मानो। बाकी दैट्स फॉर द वीडियो। भाई ये सब सिनेरियो रहा विवेक ओबरॉय के सिनेरियो में। एंड उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सही, बहुत सारी, एंड एट द एंड चीज़ें सही हो गई, बट बहुत लोगों की नहीं हो पाती। सो हाँ, विवेक ओबरॉय का तो कम बैक हो गया। बाकी तुम लोग कब कम बैक कर रहे हो? 1 जनवरी आने वाली, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।